अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द क्लासिकल साइंस एकेडमी। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जन के रिलेटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में तीन कन्वर्जन्स कवर की थी। उसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमने टॉपिक कवर किए थे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के रिलेटेड होगा। इनकी कन्वर्जन्स हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और इनके एग्जांपल्स से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। सेकंड टॉपिक है हमारा आज का कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल और थर्ड टॉपिक है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, कोई भी नंबर है उसकी अगर बेस 10 है तो उसे डेसिमल नंबर कहा जाता है। इसके अलावा बाइनरी नंबर क्या होता है, इसमें अगर किसी भी नंबर की बेस 2 है तो हम उसे बाइनरी नंबर कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें हमने डेसिमल नंबर को यानी किसी भी बेस 10 के नंबर को हमने बेस 2 में कन्वर्ट करना सीखना है। इसमें कुछ रूल्स हैं। इंटीजर पार्ट के लिए अलग से रूल्स हैं और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग से रूल्स हैं। हम पहले इन रूल्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसका पहला जो रूल है इंटीजर पार्ट का, उसमें ये है कि डिवाइड बाय 2 एंड रिकॉर्ड रिमाइंडर्स। इसका मतलब ये है कि देखें, डेसिमल नंबर की बेस क्या होती है, 10 होती है। लेकिन यहाँ पे रूल में तो लिखा हुआ है कि आपने 2 के साथ डिवाइड करना है। तो आप ये रूल याद रखना है कि जब भी हम डेसिमल नंबर से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, तो हम जिस नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हमने उसकी बेस चेक करनी होती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी नंबर की बेस क्या होती है, 2 होती है। तो इसलिए हम डेसिमल नंबर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद उसका जो क्वोशंट आएगा, ठीक है, उसको मजीद 2 के साथ डिवाइड करना है और उसका जो रिमाइंडर आता रहेगा वो हमने एक साइड पे रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, इसका सेकंड रूल क्या है, कंटिन्यू अंटिल क्वोशंट इज जीरो। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी अगर नंबर है तो उसको तब तक हमने डिवाइड करना है जब तक कि उसका क्वोशंट जीरो ना हो जाए। ठीक है, और इसका जो थर्ड रूल है उसमें ये है कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर्स हमने रिकॉर्ड किए होंगे उनको हमने बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है, नोट कर लेना है। रिमाइंडर्स रिकॉर्ड करने के बाद हमने उनको रिवर्स में लिख लेना है और उसके बाद जो भी हमारे पास रिमाइंडर्स की वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ ही बेसिकली बाइनरी नंबर्स होंगी। अच्छा, इसके आगे ही मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है ताकि आप इसको समझ लें। हम आगे बाद में इसको मज़ीद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करेंगे, लेकिन जो हमने रूल्स कवर किए हैं हम उनको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट को चेक करेंगे। इसमें मैंने फर्स्ट नंबर पे कहा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 278 जो है वो डेसिमल नंबर है। तो हमने क्या करना है, हमने किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमने रूल ये देखा कि बाइनरी नंबर की क्योंकि बेस 2 होती है तो इसलिए हमने डेसिमल नंबर को 2 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं कि हमने इस 278 को 2 के साथ डिवाइड किया है। जब 2 के साथ डिवाइड किया तो देखें 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहाँ पे 7 है तो 1 इधर कैरी चला जाएगा और 2 9s are 18। अब ये नंबर 2 के साथ 2 के ऊपर पूरा डिवाइड हो गया है। तो जब 2 के ऊपर पूरा डिवाइड हो गया तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, इसका रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके सामने क्या लिख दिया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने मजीद, अब ये हमारे पास 139 ये क्वोशंट आया है और ये जो 0 है ये रिमाइंडर है। अब 139 हमने मजीद 2 के साथ डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पे क्वोशंट में 0 ना आ जाए। ठीक है, देखें 2 के साथ हम मजीद डिवाइड करेंगे, 2 6 आर 12 और 1 कैरी जाएगा, 2 9 आर 18। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे 19 था। ठीक है, जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो 18 आया, लेकिन 1 जो है यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, तो वो 1 जो है वो रिमाइंडर में चला जाएगा। ठीक है,
और हमारे पास यहाँ पे 1 बच रहा है, तो वो 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, इसके बाद हमने इस नंबर को मजीद 2 के साथ डिवाइड करना है और हमारे पास इस तरह ये आंसर रिमाइंडर आते जाएंगे। हमने ये एग्जांपल आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी है, तो हम डिटेल्स में इसको बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप शायद ये समझ रहे होंगे ये तो एलसीएम के तरह कुछ नजर आ रहा है। तो मैं आपको जरा इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ कि जिस तरह हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो हम उस तरह करके इसको चेक करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है 14। ठीक है, 14 एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, और इसको मैंने जब बाइनरी में कन्वर्ट करना तो हम इस नंबर को 2 के साथ डिवाइड करते हैं। देखें, 2 हमने इधर लिख लिया, 2 7 आर क्या आया, 14। ठीक है, 14 आया, 14 में से 14 माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, 0। अब ये जो 0 है हमारे पास, ये 0 हमारे पास आया है रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि ये 0 हमने यहाँ साइड पे लिखना है और हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 आया है। ठीक है, अब ये 7 जो है वो बेसिकली इधर नीचे आएगा। ठीक है, फिर हमने इस 7 को मजीद आगे 2 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब जब हमने मजीद डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आया, अब 1 आया। ठीक है, तो इसके सामने यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचा, 3। इस तरह हमने 3 को मजीद आगे डिवाइड करना है। तो ये जो 278 है इसको भी हमने सिंपल ऐसे ही डिवाइड किया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप एक दफा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हम आगे फ्रैक्शनल पार्ट के रूल्स चेक कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का फर्स्ट रूल क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रिकॉर्ड इंटीजर पार्ट टॉप डाउन। फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, यानी कि पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी, हम उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे हमने उस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ठीक है, जैसा मैंने एग्जांपल लिखा है तो अगर आप इसको चेक करें तो ये जो 0.35 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये डेसिमल नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शनल नंबर है क्योंकि इसके साथ पॉइंट आ रहा है। अब जब हमने इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने इस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आया है हमारे पास, 0.70। ठीक है, अब इसका आंसर 0.70 आ गया। इसके इस पॉइंट से पहले जो नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है, आंसर में जो इंटीजर पार्ट आएगा, यानी कि पॉइंट से पहले जो नंबर आएगा हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, यानी कि अब 0.70 आ रहा है तो इसमें पॉइंट से पहले नंबर कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमने ये 0 यहाँ पे आगे अलग से रिकॉर्ड कर लेना है और 0.70 को हमने यहाँ नीचे ले आना है। ठीक है, और पॉइंट से पहले हम 0 खुद से लगा देते हैं। ठीक है, अब ये नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब अगर हम सेकंड रूल पढ़ें, कंटिन्यू अंटिल फ्रैक्शनल इज 0 और डिजायर्ड प्रोसीजन इज रीच। कह रहा है कि आपने कंटिन्यूसली इसको मल्टीप्लाई करते जाना है और तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि जो फ्रैक्शनल है वो 0 ना हो जाए। फ्रैक्शनल क्या है, यानी कि 0 पॉइंट सा ये नंबर था 0.35, हमने इसको तब तक 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि ये 0 तक ना पहुंच जाए। और सेकंड है डिजायर्ड प्रोसीजन इज रीच, तो इसका मतलब ये है कि हमने तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि कोई रिपीटिशन ना आ जाए। ठीक है, ये मैं मजीद आगे एक्सप्लेन करता हूँ, जरा हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं पहले। तो ये देखें 0.70 आ गया यहाँ पे, इसको हमने मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0.70 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आता है 1.40। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म करें तो आपका आंसर ये आएगा। अब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि पॉइंट से पहले हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, चाहे 1 है चाहे 0 है, हमने उसको अलग से रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 0.70 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.40, लेकिन 1 जो है वो हमने कैरी जो है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड अलग से कर लेना है। ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 0.40, और पॉइंट से पहले हमने 0 खुद लगा देना है। ठीक है, इसके बाद 0.40 को हमने मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आगे आंसर क्या आ जाएगा, 0.80। अब यहाँ पे भी पॉइंट से पहले 0 आ रहा है तो हमने 0 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, फिर मजीद हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर क्या आएगा, 0.60। अब 0.60 नहीं आता क्योंकि 0.80 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 1.60। ठीक है, इसका आंसर आता है 1.60। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इसके रूल में पढ़ा है कि जो भी इंटीजर पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे देखें कि रिकॉर्ड इंटीजर पार्ट,
जो भी इंटीजर पार्ट होगा, यानी पॉइंट से पहले जो भी इंटीजर पार्ट होगा हमने उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो 1.60 आया है आंसर, तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या है 1, तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसका रिमेनिंग वैल्यू क्या बची 0.60, उससे पहले हमने 0 खुद लगा देना है। इसका आंसर आता है 1.20। ठीक है, अब इसमें भी इंटीजर पार्ट 1 आ रहा है तो 1 हमने अलग से रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या है 0.20। अब देखें हमने तो जो रूल नंबर 2 था उसमें क्या था कि अनटिल फ्रैक्शनल इज जीरो, यहाँ पे तो फ्रैक्शनल जीरो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप हो गए। और स्टॉप होने की वजह क्या है, अब इसके आगे जो लिखा हुआ है डिसाइड डिसीजन इज रीच, यानी कि एक प्रिसाइज स्टेप तक हमने इसको परफॉर्म करना होता है। अगर यहाँ पे देखें ना तो 0.20 यहाँ पे वैल्यू को रिपीट कर देगा। रिपीट कैसे करेगा चेक करें, 0.20 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.40। अगर हम अपने क्वेश्चन में ऊपर देखें, ठीक है, तो हमारे पास 0.40 कहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे 0.40 हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आगे ये जो वैल्यूज हैं ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म किया वो यहाँ तक प्रिसाइज है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अब स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब जब भी स्टूडेंट्स आप इसको कन्वर्जन करेंगे तो आपने लाजमी चेक करना है कि क्या आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो हमने वहाँ पे स्टॉप कर देना है, और हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड हमने वैल्यूज की हुई होंगी उनको हमने फॉरवर्ड ऑर्डर में, ठीक है, फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होता है यानी कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो हमने टॉप टू बॉटम इनको रिकॉर्ड कर लेना है और ये हमारे पास बाइनरी वैल्यूज आ जाएंगी। बिल्कुल डिटेल के साथ हम मजीद आगे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये था इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के रूल्स। अब हम इसकी डिटेल्स एग्जांपल्स आगे चेक करते हैं और इनको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। नंबर हमारे पास गिवन है 179.257। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास डेसिमल नंबर भी है, यानी कि इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने इंटीजर पार्ट को अलग से यहाँ पे लिख लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट है ये आता है 179। ठीक है, और इसके बरक्स हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 0.257। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने क्योंकि हमने रूल्स में ये पढ़ा है कि इंटीजर पार्ट को, यानी कि जो भी डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, जब हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम, अगर वो इंटीजर पार्ट में है, ठीक है, तो हमने उसको 2 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम पहले इंटीजर पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर है 179 इसको हम डिवाइड करते हैं और इसके रिमाइंडर्स रिकॉर्ड करते हैं। हमने इसको एक फॉर्मेट में लिख लिया है। 179 हमारे पास नंबर है, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड करना है और आगे हमने यहाँ पे रिमाइंडर्स रिकॉर्ड करने हैं। स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 1। अब 2 तो 1 के ऊपर 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो हमने 2 नंबर्स यहाँ पे ले लेने हैं, यानी कि 17। तो 2 का टेबल हम 17 पे पढ़ेंगे। 2 8 होता है 16, 2 8 आर 16 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 8 आर 16 आ गया और 17 में से 16 गए तो 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर 2 9 आर 18 और 2 9 आर 18 और इसके बाद रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने 2 को मजीद आगे डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 आर 8। ठीक है, और 2 4 आर 8 और आगे क्या है हमारे पास नंबर 9 है। अब 9 पे तो 2 का टेबल नहीं जाता, तो हम मजीद हम देखते हैं कि कहाँ तक 2 का टेबल लेके जा सकते हैं। तो 2 4 आर 8 अगेन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 4 आर 8 करेंगे तो हमारे पास देखिए फिर से रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 2 4 आर 8 और 2 4 आर 8 और 8 में से 1 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, दोबारा से रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 44 नंबर आ गया। अब हमने मजीद 2 को इसके साथ डिवाइड करना है। अब 2 का टेबल जब हम 4 पे पढ़ेंगे तो 2 2 आर 4 और फिर मजीद जब 2 को टेबल 4 पे पढ़ेंगे 2 2 आर 4। अब यहाँ पे देखें तो 2 जो है वो 44 पे फुल डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब 22 आ गया, इसको मजीद 2 के साथ हमने डिवाइड करना है। अब आगे हम अगर देखें तो 2 1 आर 2 2 1 आर 2। अब ये अगर इसको भी हम देखें तो ये नंबर भी 22 भी 2 के ऊपर पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर भी आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद अब ये 11 आ गया, 11 को फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 2
फाइव जार क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 5 जार 10। आप 11 में से जब 10 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या हमारे पास बचेगा, रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी 1। तो 1 वो 1 जो है वो रिमाइंडर में आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे 5 आ गया, 5 को मजीद 2 के साथ डिवाइड करना है, 2 4 2 2 जार 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जार 4 जब हमने किया तो इसमें 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, और वो 1 कहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर से 2 के साथ हमने इस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। अब फिर से 2 जो है वो इस पे डिवाइड हो गया नंबर पे, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0, ठीक है। अब हम देखें, अब हम इसको मजीद आगे 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन बचा है वो स्मॉल है और जिस वैल्यू के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू बड़ी है, तो इसको हम आगे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था, ठीक है, रीड रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। जो भी हमारे पास रिमाइंडर में वैल्यूज़ आई हैं हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। लिखने के बाद जो वैल्यूज़ बनेंगी, जो भी कोड बनेगा, जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में हमने पहले इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास सबसे नीचे वैल्यू आएगी क्वेश्चन में वो हमने पहले लिखनी है 1, फिर 0, फिर 1 1 0 0 1 0। हमने इस तरह बॉटम टू टॉप जो है हमने वैल्यूज़ को लिख लेना है। तो यहाँ नीचे हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 0 1 1 0 0 1 0। बॉटम टू टॉप हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं रिवर्स ऑर्डर में, 1 0 1 1 0 0 1 0। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये बाइनरी वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इंटीजर पार्ट को सॉल्व किया है, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू का आंसर है। अब हमने इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट को भी सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने रूल में क्या देखा था कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा, आंसर में जो इंटीजर पार्ट आ रहा है, इंटीजर पार्ट यानी कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, उस वैल्यू को हमने अलग से रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। और रिमेनिंग जो वैल्यू होगी हमने उसको मज़ीद मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में यही किया कि 0.257 हमारे पास वैल्यू थी, हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आता है 0.514। अब इसमें इंटीजर पार्ट क्या है, अब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी कि इंटीजर पार्ट क्या है इस स्टेप का, ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमारे पास इस स्टेप का इंटीजर पार्ट क्या आ गया है, 0 आ गया है। 0 आने के बाद अब इसमें रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 0.514, क्योंकि 0 जो है वो पॉइंट्स पहले अगर हम 0 लगाएं ना लगाएं उस वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमने खुद से यहाँ पे 0 लगा देना है, ठीक है, और इसको आगे मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आगे मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 0.514 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आता है 1.028। इसमें भी हमने इंटीजर पार्ट चेक करना है। इस स्टेप में इंटीजर पार्ट क्या है, पॉइंट से पहले अगर हम देखें तो हमारे पास इंटीजर पार्ट आ रहा है 1, तो हमने 1 जो है इसके सामने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। 1 हमने अलग से रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, इसकी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 0.028, ठीक है, क्योंकि हमने 1 को अलग से रिकॉर्ड कर लिया और रिमेनिंग वैल्यू हमने नीचे लिख लिया है। इसको मजीद हमने क्या करना है 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.056। अब इस स्टेप में हम देखें पॉइंट से पहले इंटीजर पार्ट क्या है 0, तो यहाँ पे आगे इसके आगे इसका इंटीजर पार्ट हमने रिकॉर्ड कर लेना है, वो क्या है 0, तो ये हमने अलग से लिख लिया। अब मज़ीद आगे हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 0.056। इसको जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.112। इस स्टेप में जो आंसर आया है इसमें इंटीजर पार्ट क्या है 0, यानी कि हमने जो आगे वैल्यू रिकॉर्ड करनी है वो क्या आ जाएगी, इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने मज़ीद आगे सॉल्व करना है। मज़ीद आगे हमने तब तक सॉल्व करना है जब तक कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 0 ना हो जाए, या फिर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनमें से कोई वैल्यू रिपीट अगर हो रही है तो हमने वहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है।
हमने इसको इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने तब तक करनी है जब तक कि यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है? ये जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है हर स्टेप के बाद, जब तक कि ये ज़ीरो ना हो जाए। और सेकंड नंबर पे जो हमने तब स्टॉप करना है जब ये जो भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये आंसर अगर कहीं पे रिपीट हो रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो हमने वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन स्टॉप कर देनी है। तो इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका आंसर कहाँ पे ज़ीरो आ रहा है या कहाँ पे हमने इसको स्टॉप करना है। हमने आगे मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें स्टेप नंबर 5 में, तो हमारे पास आंसर आया था 0.224। इसको जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.448, ठीक है? और इसमें इंटीजर पार्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने आगे इसका जो रिकॉर्ड करना है वो 0 कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 0.448 आया था आंसर, इसको हमने मज़ीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 0.896। इसमें भी इंटीजर पार्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है? 0 लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है? 0.896 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 1.792। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका इंटीजर पार्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आगे हमने इसके 1 रिकॉर्ड कर लेना है। अब अगर हम यहाँ पे अपने जो इंटीजर पार्ट है उनको हम अगर चेक करें, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 0 था, फिर 1 था, फिर ये सारे नंबर्स 0-0 आ रहे थे। उसके बाद फिर से 1 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी जो कैलकुलेशन है स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, ठीक है? यहाँ पे तो कोई वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, तो हम क्योंकि हमारे पास इनफ कैलकुलेशन हो गई है, हमारे पास कुछ मल्टीपल वैल्यूज आ गई हैं, तो हमने यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन स्टॉप कर देनी है, ठीक है? या फिर दूसरा नंबर पे हमने क्या देखना होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हमने तब स्टॉप कर देना है। या एक और हमारे पास कंडीशन होती है कि उसमें अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है? तो तब भी हम इसको स्टॉप कर दिया करते हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटीजर पार्ट्स हमने जो रिकॉर्ड किए हैं, इनको हमने फॉरवर्ड ऑर्डर में, यानी कि टॉप टू बॉटम, ठीक है? हमने इनको लिख लेना है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है 0, फिर आता है 1, फिर 0 0 0 0 एंड 1। तो हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट था इसका आंसर क्या आ गया है? 0 1 0 0 0 0 1। अब फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट का भी हमने आंसर निकाल लिया है और फ्रैक्शनल पार्ट का भी आंसर निकाल लिया है। अब हमने इनको कंबाइन करके लिख लेना है, तो यहाँ पे हम जो है इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल में वैल्यू थी 179.257, इसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या आई है? 10110011, क्योंकि हमने पहले डेसिमल इंटीजर पार्ट को की आंसर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो हमने पॉइंट डाल देना है। पॉइंट के बाद 0.257 है, इसकी ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसकी वैल्यू हमने अलग से सॉल्व किया, तो इसका भी आंसर हमने यहाँ पे आके लिख लेना है, जो कि आया है 01000001। तो ये थी कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज के दिन का, ये है डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, यानी कि बेस 10 से बेस 8 में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसमें हम एग्जांपल्स करने से पहले, प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले हम कुछ इसके रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं। इसका फर्स्ट रूल है डिवाइड बाय 8 एंड रिकॉर्ड रिमाइंडर्स 0 टू 7। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेकर 7 तक नंबर्स को हम ऑक्टल नंबर्स कहते हैं। इसमें हमने जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया तो मैंने फर्स्ट नंबर पे आपको कहा था कि जब भी हम डेसिमल नंबर से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को, तो जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमने उसकी बेस चेक करनी होती है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल नंबर की बेस क्या होती है? 8 होती है। इसलिए हम हमारे पास जो भी डेसिमल नंबर होगा हमने उसको 8 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है? डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर हमने रिकॉर्ड कर लेना है और उसका जो क्वोशंट आएगा उसको हमने मजीद आगे डिवाइड करते जाना है, ठीक है? और डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक फाइनल आंसर आएगा, यानी कि जो अभी हमने रिमाइंडर रिकॉर्ड किए होंगे उनको हमने रिवर्स में लिख लेना है, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट में हमने वैसे ही जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। उसमें क्योंकि बेस 2 थी बाइनरी नंबर की, तो इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अगर हम इस नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर की बेस 8 होती है, इसलिए हमारे पास जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा हमने उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट से मुराद जो भी उसमें ऑक्टल नंबर होगा वो हमने रिकॉर्ड कर लेना है
और जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा हमने उसको मज़ीद मल्टीप्लाई करते जाना है और तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट ज़ीरो नहीं हो जाता या फिर वो एक डिज़ायर्ड प्रेसिजन तक नहीं पहुंच जाता। तो स्टूडेंट्स इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और चेक करते हैं कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू ऑक्टल। हमारे पास एक नंबर दिया गया है 165.25, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीजर पार्ट को अलग से लिख लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से लिख लेना है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ नीचे। इंटीजर पार्ट क्या है 165 और इस क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.25। हम पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट को चेक कर लेंगे। इंटीजर पार्ट में हमने 165 को डिवाइड करना है 8 के साथ, तो चलें हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 165 के साथ तो 8 टू ज़ार क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि 5 नंबर तो 5 तो 8 का टेबल जा ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे इसके नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 0 का 0 और ये जो 5 है ये 5 जो है वो इसके रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। ये सेम ऐसे हुआ है कि इस तरह अगर आप मैं यहाँ पे अगर आपको डिवाइड करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या है 165, ठीक है। ये हमने एक नंबर लिया 165, इसको हमने 8 के साथ डिवाइड करना है। तो 8 टू ज़ार 16, ठीक है। और यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि 5 इस तरह नीचे आया तो यहाँ पे ऊपर इसके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह भी कह सकते हैं आप कि 8 20 ज़ार क्या आ जाएगा 160, ठीक है। और 160 में से 165 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसके बाद हमने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो मजीद हम 8 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टू ज़ार क्या होता है 16 होता है और इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 16। 8 टू ज़ार होता है 16, 20 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ये ऐसे हुआ है कि जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन आया था 20, ठीक है। हमने इस 20 को मजीद फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। 20 यहाँ पे हमने लिख लिया और इसको हमने 8 के साथ डिवाइड करना है दोबारा से। तो 8 टू ज़ार क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 20 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर क्या आया था 5, वो हमने इस वैल्यू के आगे लिख दिया था और सेकंड रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 4, तो ये हमने इसके आगे 2 के आगे हमने रिमाइंडर लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या इस 2 को मजीद डिवाइड कर सकते हैं 8 के साथ, तो नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास जो भी आंसर आया है हमने इसको रिवर्स में लिखना है और जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास ऑक्टल नंबर आ जाएगा। तो इसको आगे हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या होगा 165 को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 245 और ये जो रिमाइंडर आया है हमने इसको रिवर्स में लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर आ गया है 165 का। इसके बाद हमने फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करना है। इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। अगर हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में को हमने किसी साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जाहिर है जो भी नंबर सिस्टम जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस तरह इस क्वेश्चन में हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी बेस क्या है 8 है, हमने उस नंबर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्वेश्चन में जो फ्रैक्शनल पार्ट था ये था 0.25, जब हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2.0, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने रूल में क्या देखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट में हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड इंटीजर पार्ट, हमने इंटीजर पार्ट को रिकॉर्ड करना होता है। तो इस स्टेप में जो इंटीजर पार्ट आएगा क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने मजीद आगे सॉल्व करने की कोशिश करनी है इसको। मजीद अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो इंटीजर के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। और हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि कंटिन्यू अंटिल फ्रैक्शनल इज 0, हमें तब तक कंटिन्यू करना होता है जब तक कि फ्रैक्शनल 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे तो हमारे फर्स्ट स्टेप में ही ये फ्रैक्शन 0 हो गया, तो हम इसको आगे मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बस हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास इंटीजर पार्ट आ गया हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो यानी जो हमारे पास क्वेश्चन में था 0.25, इसको जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है 2, ठीक है। इसके बाद अब इंटीजर पार्ट भी सॉल्व हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमने इनको कंबाइन करके लिख लेना है यहाँ नीचे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू थी 165.25, इसका ऑक्टल नंबर क्या आ जाएगा
पहले हमें इंटीजर पार्ट का आंसर लिखना है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 245, तो यहाँ पे आ जाएगा 245। इसके बाद क्योंकि पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है 2, तो 245.2 ये हमारे पास ऑक्टल नंबर आ जाएगा। 165.25 डेसिमल नंबर को जब हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 245.2। हमने ये डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा है। अब आज के दिन का हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये है डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि बेस 10 से बेस 16 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको भी हम आगे मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसको आगे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले हम इसके भी कुछ रूल्स हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं। रूल्स ये भी सेम ही है, इसमें सिर्फ एक एडिशन है, ठीक है। वो आपने ज़रा याद रखनी है, उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। हम चेक करते हैं वन बाय वन के क्या रूल है। फर्स्ट रूल सेम है कि जब भी हम डेसिमल में से किसी और दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमने उस नंबर सिस्टम की बेस के साथ डेसिमल नंबर को डिवाइड करना होता है। तो इसी वजह से जब हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, तो इसलिए हमने डेसिमल नंबर को अब किसके साथ डिवाइड करना है, 16 के साथ डिवाइड करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जब हम इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा, अब क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 15 तक होते हैं। नंबर्स तो वैसे 0 से लेकर 9 तक होते हैं, उसके बाद लेटर्स होते हैं ए से लेकर एफ तक, लेकिन उनको भी क्योंकि उनको भी डेसिमल नंबर असाइन किए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए 0 से लेकर 15 तक अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू रिमाइंडर में आ रही है तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद हमने जो क्वोशंट आएगा हमारे पास उसको हमने मज़ीद डिवाइड करते जाना है, और जब तक कि हमारे पास क्वोशंट 0 ना हो जाए। और ये सब स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, तो फाइनल आंसर में अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 9 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनमें से कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर में आया है तो हमने उसको फिर कन्वर्ट करना है उसके करस्पॉन्डिंग जो लेटर है, ठीक है। राइट लेटर्स करस्पॉन्डिंग टू देयर डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो भी डेसिमल नंबर आएगा 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनमें से कोई भी अगर हमारे पास रिमाइंडर में आता है नंबर, तो हमने उसको उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका लेटर है, ठीक है, यानी जिस तरह 10 के लिए ए है, 11 के लिए बी है, तो हमने उसको कन्वर्ट करके फिर फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। इस तरह फ्रैक्शनल पार्ट में जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने जो भी हमारे पास नंबर होगा, ठीक है, उसको हमने 16 के साथ जो भी फ्रैक्शन में जो नंबर होगा हमने उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका इंटीजर रिकॉर्ड कर लेना है। इंटीजर रिकॉर्ड करने के बाद जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा हमने उसको मजीद 16 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 0 ना हो जाए, या फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो डिज़ायर परसेंट तक ना पहुँच जाए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास आंसर जो हमारे पास इंटीजर पार्ट हमने रिकॉर्ड किए होंगे उनको हमने फॉरवर्ड ऑर्डर में लिख लेना है, सेम जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी में लिखे, डेसिमल टू ऑक्टल में लिखे, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, और तो इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट इसे एग्जांपल चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या है 739, और इसकी बेस क्या है 10 है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके हम स्टेप्स यहाँ पे नीचे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने 739 लिख लिया, जो हमारे पास नंबर था इसको हमने किसी साथ डिवाइड करना है, 16 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16 होती है। तो जब हम इसको 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 16 का टेबल 73 पे पढ़ें, तो 16 फोर ज़र होता है 64, और 64 और 73 में से 64 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 99 आएगा। अब 16 का टेबल 99 पे पढ़ना है, तो 16 6 जार होता है 96, ठीक है। और 99 था क्योंकि हमारे पास नंबर, तो 96 जब हम माइनस करेंगे 99 में से तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बची 46 आ गई, ठीक है। अब हमने इसको मजीद 16 के साथ डिवाइड कर देना है। अब 16 का टेबल 46 पे पढ़ें, 16 थ्री ज़ार 48 होता है, लेकिन हमें तो 46 चाहिए, तो हम 16 टू ज़ार करते हैं। 16 टू ज़ार क्या हो जाएगा, 16 टू ज़ार हो जाएगा 32। 32 46 में से हम 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है 2 आ गया है, तो इसको हम मजीद 16 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको अब रिवर्स ऑर्डर में इसका आंसर लिख लेते हैं। अच्छा, तो जब हमने डेसिमल नंबर को सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आए हैं वो आए हैं 214 एंड 3। तो हमने इन रिमाइंडर्स को यहाँ आगे लिख लेना है, 214 एंड 3 यहाँ आगे लिख लें या नीचे लिख लें।
ठीक है। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप था, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि राइट लेटर्स करस्पॉन्डिंग टू देयर डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो भी डेसिमल नंबर आएगा हमारे पास, उसको उसके करस्पॉन्डिंग जो लेटर होगा वो हमने यहाँ पे अब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टू जो है वो क्योंकि डेसिमल में भी टू टू होता है और अगर डेसिमल में भी टू के इक्वल होता है, तो यहाँ पे टू एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 14। और 14 जो है ये अगर डेसिमल में क्योंकि ई के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लिख लेना है, ई लिख देना है। ठीक है, इसका टेबल मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ। ये मैंने इसका टेबल यहाँ पे लिख दिया है कि ए जो है वो 10 के इक्वल होता है, बी 11, इस तरह ई जो है वो 14 के इक्वल होता है। अब हमारे पास क्योंकि रिमाइंडर में 14 आया था, तो हमने 14 की जगह हमने यहाँ पे ई लिख दिया है। और इसके बाद कौन सा नंबर है, 3, और 3 जो है डेसिमल में 3 अगर डेसिमल में 3 के इक्वल ही होता है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख देना है। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2E3। अब हमने 739 जो हमारे पास डेसिमल नंबर है, जब हमने इसको कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2E3। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2E3। और इसकी बेस क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी बेस आ जाएगी 16। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर आ गया, तो इसलिए इसकी बेस यहाँ पे क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।